हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो बायो इनऑर्गेनिक क्लास चल रही थी, हमने पिछले 2 लेक्चर एक बार दिखा दो। पिछले लेक्चर का कितना पढ़ा दिया, पिछले लेक्चर दिखा दो। देखो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार मुझे ये बता दो कि कौन सा कहाँ तक पढ़ा दिया था सेकंड लेक्चर। अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो मुझे कि कहाँ तक, जहाँ तक मुझे शायद हीमोग्लोबिन चल रहा था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसमें से हो गया था क्या, डीऑक्सीमायोग्लोबिन और ऑक्सीमायोग्लोबिन की बातें कंप्लीट हो गई थी क्या, कि डीऑक्सीमायोग्लोबिन में और ऑक्सीमायोग्लोबिन ना सॉरी हीमोग्लोबिन में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो बातें कर रहे थे हम, वो बातें हमारी कंप्लीट हो गई थी क्या। उसमें सेपरेट करके कि कौन हाई स्पिन होगा कौन लो स्पिन होगा, ये सारी बातें मुझे लगता है मैंने करवा दी थी, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी को, ठीक है। तो आज हम तो पिछली क्लास में मैं जहां तक मुझे याद है तो यहाँ था कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इन दो केसेस की डीऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन दोनों का सेपरेट करके मैंने बात की थी उसमें, ठीक है। यहीं तक ये करवा दिया था मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ है तो बता देना भाई, ठीक है, एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ तक इन दोनों को सेपरेट करके हमने बात कर ली थी। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ने वाले हैं, इसी का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एप्लीकेशन पार्ट। हीमोग्लोबिन का एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा कि सबसे पहला तो हमें देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है, चार उसमें क्या होती, हेम यूनिट होती थी, 4 हेम यूनिट होती थी। मतलब कुछ इस टाइप की, ये मैं सर्किल जो बना रहा हूँ ये हेम यूनिट मान लेता हूँ। 4 मायोग्लोबिन टाइप की स्ट्रक्चर थी। तो जो अल्फा होता था उसके अराउंड 141 एमिनो एसिड होते थे, जो किस फॉर्म में रहते थे, एमिनो प्रोटीन चेन की फॉर्म में रहते थे। और बीटा के अराउंड क्या रहते थे, 146 रहते थे। बीटा के अराउंड 146 एमिनो एसिड रहते थे, ठीक है। और ये एमिनो एसिड जो थे प्रोटीन चेन थे, ये इनके बीच में क्या बनी होती थी, आपका सॉल्ट ब्रिज बना होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन NH3 पॉजिटिव और इसके बीच में NH3 पॉजिटिव और ओके भाई, ठीक है। डीऑक्सी ऑक्सी कंपैरिजन हो गया था।
तो यहाँ से देखो मैंने कहा था कि ये मेरे पास 146 है, 2 अल्फा होती है 2 बीटा होती है, मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो इस केसेस में भी यही कहानी थी, इस केसेस में भी यही कहानी थी सभी में। तो यहाँ से मेरे पास क्या था, इसमें सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन हो रखा था, इन सभी के बीच में सॉल्ट ब्रिज कुछ इस टाइप की बनी हुई थी। ये मेरे पास जो सर्किल बना है ये मेरे पास मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर 4 और सभी किससे कनेक्ट थी, आपका सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट था, जो NH3 पॉजिटिव और COO माइनस के बीच में सॉल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन थे, उन्हीं को हम क्या कह रहे थे, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब यहां से हमारे पास जो हेम ग्रुप था, मैं एक बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर ही बना देता हूं। ठीक है, देखो जो हेम ग्रुप था, तो हेम ग्रुप में क्या था हमारे पास कि मेरे पास ये आयरन था, एक पोरफायरिन रिंग थी। ठीक है, ये पोरफायरिन रिंग थी, ये मायोग्लोबिन, और उसके यहाँ क्या जुड़ा हुआ था, आपका स्टडीन प्रोटीन चेन जुड़ी हुई थी। ठीक है, एक ये थी आपके पास कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई थी। ठीक है, दूसरा आपके पास ऐसी कितनी स्ट्रक्चर थी, 4 स्ट्रक्चर थी भाई। मैंने कहा था ये स्टडीन जो होता है ये आपका क्या होता है, एक प्रोटीन चेन होती है, और उस प्रोटीन चेन का कौन सा एमिनो एसिड इस आयरन के साथ बाइंड रहता है, वो चीज यहाँ रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट ब्रिज से यहाँ बाइंड रहते हैं। ये भी सॉल्ट ब्रिज से भी बाइंड था। ठीक है, और यहाँ एक और स्ट्रक्चर थी, 4 मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर थी, हीमोग्लोबिन की कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। ये मेरा पोरफायरिन, ये स्टडीन। ठीक है, ये आपका मैंने कहा था डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। कौन सी है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, डीऑक्सी से हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएंगे। तो मैंने कहा था O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड होता है, मतलब O2 माइनस की फॉर्म में बाइंड होता है। और मैंने बताया था O2 माइनस की फॉर्म में जब भी बाइंड होता है तो हमेशा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 के समथिंग आएगी, ये बात मैंने बताई थी। अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड होता है, O2 माइनस 2 की फॉर्म में बाइंड होता है, तो वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी वो 800 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो यहाँ जो O2 बाइंड होता है वो कौन सा होता है, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, तो उसकी मैंने कहा था स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ रहेगी वो 1100 के अप्रोक्स रहेगी। ठीक है, जो O2 बाइंड होता है वो बेंट फॉर्म में बाइंड होता है। बेंट फॉर्म में जो बाइंड होता है, तो मैंने ये भी कहा था कि बेंट फॉर्म में क्यों बाइंड होता है, क्योंकि इसके जो अराउंड में प्रोटीन चेन घूम रहे होते हैं उनसे क्या मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, जिस वजह से ये बेंट फॉर्म में बाइंड होता है और मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। उसकी मैंने एक PDF में उसकी मैकेनिज्म भी दिखाई थी। ठीक है, अब यहां से देखो मेरे पास, यहां मैं मान लेता हूं, हाइपोथेटिकल मान लेता हूं कि इसमें जो सॉल्ट ब्रिज है वो लगभग 10 सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, 10 सॉल्ट ब्रिज है। अब इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ हर एक के पास एक O2 मॉलिक्यूल बाइंड होगा और वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा, डीऑक्सी से ऑक्सी फॉर्म में। मैंने कहा मेरा फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल आया और आकर के बाइंड होगा, ये O2 मॉलिक्यूल आकर के बाइंड होगा बेंट फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये बाइंड हुआ होगा तो यहां से कुछ सॉल्ट ब्रिज को क्या क्या होगा, इसने ब्रेक किया होगा। कुछ सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, क्योंकि यहां मेरे पास देखो, जैसे मैंने कहा था मायोग्लोबिन जैसे वो अंदर की तरफ जाता है तो वहां से कुछ सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाते हैं, ब्रेक होंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उस स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने की कोशिश करेगा, उस स्टेरिक हिंड्रेंस को हटाने, क्योंकि यहां इसके साइड में जो प्रोटीन चेन घूम रहे हैं, यहां जब ये इंटर करेगा तो ये कुछ हेमी सॉल्ट ब्रिज को ब्रेक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में अंदर घुस रहे हो, अगर पूरी क्लास भरी हुई है, पूरी क्लास अगर भरी हुई है तो आप इंटर करोगे तो आप देखोगे कहाँ स्पेस खाली है। मान लो आपको आगे की तरफ आना बैठना है, टीचर के पास आगे की तरफ बैठना है, तो आप क्या करोगे, पीछे से जो आ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा स्पेस कहाँ से है। बट अगर पूरी क्लास खाली हो, वहां कोई नहीं बैठा हुआ हो, तो आप डायरेक्ट इंटर करोगे दरवाजे से और आकर के सबसे आगे बैठ जाओगे। तो वहां अगर जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी इस मेरे पास हेमिनिट के अराउंड, उतना ही क्या होता जाएगा, ये O2 मॉलिक्यूल स्लो बाइंड होगा। तो यहाँ उसकी रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, उस सॉल्ट ब्रिज को हटाने में यहाँ बिजी हो जाएगा और इसकी रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी।
तो वो जब यहाँ फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल आकर के बाइंड हुआ तो वहां से क्या क्या इसने कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक कर दिया। मैंने कहा इसके अंदर हाइपोथेटिकल मान लें कि इसके अंदर 10 सोल्ट ब्रिज हैं, 10 सोल्ट ब्रिज से ये 2 सोल्ट ब्रिज इसने ब्रेक कर दिया जब फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल बाइंड हुए। तो टोटल यहाँ सोल्ट ब्रिज कितने बचे, यहाँ 8 सोल्ट ब्रिज बचे। यहाँ टोटल कितने सोल्ट ब्रिज बचे, 8 सोल्ट ब्रिज बचे। अब जो 8 सोल्ट ब्रिज बचे हैं तो यहाँ सेकंड जब O2 मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही O2 मॉलिक्यूल बाइंड हुआ है, तो जब सेकंड O2 मॉलिक्यूल आएगा यहाँ बाइंड होने के लिए तो जो मेरा सेकंड O2 वो भी कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा और तभी जो सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा और उसके बाद यहाँ करके बाइंड हो जाएगा बेंट फॉर्म में। तो ये भी क्या करेगा, सेकंड भी क्या करेगा भाई, कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक कर देगा और कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा। तो ये भी मैं मान लेता हूं 2 सोल्ट ब्रिज को ब्रेक किया तो यहाँ कितने बच गए, 6 और हमारे क्या बन गए, 2 O2 मॉलिक्यूल आकर के बाइंड हो गए। अब यहां से अगर मैं देखूं कि इनकी रेट की, इन दोनों O2 मॉलिक्यूल की रेट की अगर बात करूं कि कौन फास्ट बाइंड हो रहा है और कौन स्लो बाइंड हो रहा है, तो ये चेक करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे फर्स्ट जब O2 मॉलिक्यूल आया तो इसे 10 सोल्ट ब्रिज की स्टेरिक इंटरेस्ट मिल रही थी, 10 सोल्ट ब्रिज की स्टेरिक इंटरेस्ट मिल रही थी। बट अगर सेकंड O2 मॉलिक्यूल आता है तो यहाँ 2 तो मेरा फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो यहाँ सेकंड को कितने की स्टेरिक इंटरेस्ट मिलती है, 8 सोल्ट ब्रिज की। तो बताओ अगर सोल्ट ब्रिज कम होंगे, स्टेरिक इंटरेंस कम हुई प्रोटीन चेन की, तो फास्ट बाइंड हो जाएगा और इसी को ही क्या बोला जाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट है। इसी को, क्योंकि ये मेरे कोऑपरेटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे का सहयोग करना, कि जब फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये क्या किया, इसने कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक कर दिया। जब सेकंड O2 मॉलिक्यूल आया तो इसने भी कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक किया, तो इस सेकंड O2 मॉलिक्यूल की रेट फास्ट हो गई क्योंकि इसे कम सोल्ट ब्रिज मिल रहा है, मतलब कम स्टेरिक इंटरेंस मिल रही है। यहां से अगर मैं बात करूं, अब मेरे पास थर्ड O2 मॉलिक्यूल आया तो ये भी कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा और कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा, तो ये मेरे पास माने ये भी मेरे पास, मैंने कहा 2 सोल्ट ब्रिज को ब्रेक कर दिया तो कितने बचे टोटल है, 4 सोल्ट ब्रिज। ये O2 मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो देखो यहां मेरा फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल आया, कितने सोल्ट ब्रिज की स्टेरिक इंटरेंस मिली, 10 सोल्ट ब्रिज की। सेकंड O2 मॉलिक्यूल आया तो कितने सोल्ट ब्रिज की स्टेरिक इंटरेंस मिली, 8 सोल्ट ब्रिज की। थर्ड O2 मॉलिक्यूल आया तो कितने सोल्ट ब्रिज की स्टेरिक इंटरेंस मिली, 6 सोल्ट ब्रिज की। तो देखो जैसे जैसे मेरे पास सोल्ट ब्रिज कम होते जाएंगे क्योंकि ब्रेक हो रहे हैं तो स्टेरिक इंटरेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्टेरिक इंटरेंस कम होती जाएगी तो रेट और बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 की रेट क्या होती जाएगी भाई, बढ़ती जाएगी। ऐसे मेरा फोर्थ O2 मॉलिक्यूल आएगा तो वो भी कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करेगा और लास्ट में बाइंड हो जाएगा। तो यहां से आप क्या, इसी को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट में आप क्या कह सकते हो कि मेरे पास, जैसे मैंने कहा, इसी को क्या नाम दिया जाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट। ठीक है, अब कोऑपरेटिव इफेक्ट में मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक हीमोग्लोबिन है, इसमें फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल आया भाई बाइंड होकर करके, बाइंड होने के लिए, तो ये K1 रेट से आया। इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी की जो रेट है वो मैंने कहा K1 रेट है और आकर के बाइंड हो गया और क्या बन गया, HbO2 बन गया, HbO2 बन गया। अब यहां से मेरे पास HbO2 बन गया है तो यहां से HbO2 बन गया, तो सेकेंड O2 मॉलिक्यूल आया और ये मैंने कहा K2 रेट से आ रहा है। सेकेंड जब O2 मॉलिक्यूल आया तो किस रेट से आ रहा है, K2 रेट से, और क्या बन गया, HbO2 का होल ट्वाइस, 2 O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो गए। ऐसे ही मेरे पास जब HbO2 2 O2 मॉलिक्यूल अगर बाइंड हो रखे हैं, तीसरा O2 मॉलिक्यूल आएगा K3 रेट से, मैंने कहा ये आ रहा है, तो यहां से क्या बन जाएगा, HbO2 का होल थ्राइस। ऐसे ही मेरे पास यहाँ HbO2 का होल थ्राइस जब था, HbO2 का होल थ्राइस, और फोर्थ O2 मॉलिक्यूल आकर के बाइंड हुआ, फोर्थ O2 मॉलिक्यूल आया तो क्या बन जाएगा, HbO2 का होल 4। ठीक है, HbO2 का होल 4। अगर कहा जाए कि इन चारों की रेट बताओ क्या इक्वल होगी या किसकी ज्यादा हो किसकी कम होगी, तो मैं कहूंगा जब मेरा फर्स्ट O2 मॉलिक्यूल बाइंड हुआ होगा तो वहां सोल्ट ब्रिज बहुत ज्यादा थे, सोल्ट ब्रिज ज्यादा थे तो स्टेरिक इंटरेंस बहुत ज्यादा रही होगी, तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी, O2 के जुड़ने की जो रेट होगी वो कम होगी। बट अगर मेरे पास जैसे जैसे आप O2 मॉलिक्यूल बाइंड होते जाएंगे तो हर एक O2 मॉलिक्यूल कुछ सोल्ट ब्रिज को ब्रेक करता जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेरिक इंटरेंस कम हो जाएगी, तो इनकमिंग जो O2 मॉलिक्यूल रहेगा उसकी रेट क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा यहां से कि K1 की रेट सबसे कम होगी, बाइंडिंग कैपेसिटी K2 की, K3 की, और सबसे ज्यादा क्या रहेगी भाई, K4 की।
सबसे ज्यादा रेट किसकी रहेगी, K4 की रहेगी। सबसे ज्यादा रेट किसकी रहेगी, K4 की। इसी को ही क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट बोला जाएगा। तो कोऑपरेटिव इफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, when the additions of O2 molecule with heme group to facilitate the addition of incoming O2 molecule, facilitate the addition of incoming O2 molecule with heme group, this is called cooperative effect। ठीक है, तो बताओ भाई ये चीज, इसी को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट बोला जाता है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई अगर मेरे पास है मायोग्लोबिन की बात करता हूं, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दोनों में जब O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी की अगर रेट की बात की जाए, दोनों के अंदर बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट की बात की जाए, तो बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी, कि मेरे पास मायोग्लोबिन के अंदर O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट ज्यादा होगी या हीमोग्लोबिन की। बताओ फटाफट भाई आंसर बताओ, किसकी ज्यादा होगी, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट किसकी ज्यादा होगी। ज्योति अगर वीडियो रुक रहा है तो एक बार वापस बंद करके उसे ओपन कर लो एक बार, ठीक है। बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी। पिंकी ने कहा है कि मायोग्लोबिन की रेट ज्यादा होगी। क्यों होगी, जिसकी भी जो भी बता रहा है कि मायोग्लोबिन की रेट, सभी ने कहा है अर्पित मायोग्लोबिन की होगी, शेख बेंजीर मायोग्लोबिन की रेट ज्यादा होगी। क्यों होगी भाई बताओ फटाफट, किसकी जिसकी रेट ज्यादा होगी, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में किसकी रेट ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो क्यों होगी, फटाफट बताओ भाई क्यों होगी। बताओ क्यों ज्यादा होगी भाई। सर स्टेरिक इंड्रेंस लेस होगी पिंकी, मायोग्लोबिन विल मोर बिकॉज दिस इज नो सोल्ट ब्रिज देयर। तो सोल्ट ब्रिज तो भाई उसके अराउंड भी तो सोल्ट ब्रिज नहीं थे, तो उसके अराउंड तो वही एमी सोल्ट ब्रिज किससे बने हुए हैं, एमिनो एसिड से तो बने हुए हैं, जो 146 हैं, ठीक है, उन्हीं से तो है। वहां पर 153 थे, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो भाई, मोस्टली का सबका ठीक है आंसर, तो मायोग्लोबिन की ही रेट ज्यादा होती है। अगर बाइंडिंग नोट कर लेना ये पॉइंट है कि बाइंडिंग कैपेसिटी मायोग्लोबिन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी O2 के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट ज्यादा होती है, नोट कर लेने पॉइंट है, ठीक है। देखो कैसे होती है, मैंने कहा मायोग्लोबिन के अराउंड 153 एमिनो एसिड होते हैं भाई। मायोग्लोबिन के अराउंड कितने एमिनो एसिड होते हैं, 153। अगर 153 एमिनो एसिड मायोग्लोबिन के अराउंड है, अब देखो हीमोग्लोबिन की बात करता हूं तो दो अल्फा होती हैं, अल्फा 2 होती हैं, 2 ही बीटा होती हैं, तो एक टेट्रामर होता है अल्फा 2 बीटा 2 टेट्रामर, ठीक है। एक अल्फा यूनिट के अराउंड कितने होते हैं, 141 एमिनो एसिड होते हैं, तो 2 के अराउंड कितने हो जाएंगे, 141 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा भाई। ऐसे ही मेरे पास बीटा के अराउंड की बात करूं, एक बीटा के अराउंड होते हैं 146 है, 2 बीटा यूनिट है तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 292, ठीक है। तो 292 हो जाएगा तो मल्टी क्या हो जाएगा 9 8 17, ठीक है, 574 एमिनो एसिड की स्टेरिक इंट्रेंस है। यहाँ कितने प्रोटीन चेन में कितने एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन चेन बना है, 574, यहाँ ओनली फॉर 153, तो इसका मतलब यहाँ स्टेरिक इंट्रेंस ज्यादा होगी, यहाँ स्टेरिक इंट्रेंस क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहां लेस स्टेरिक इंट्रेंस होती है और प्रोटीन चैन की स्टेरिक इंट्रेंस कम होती है, जबकि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चैन की स्टेरिक इंट्रेंस क्या होगी भाई, ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। पिछली क्लास में मैंने ये भी चीज नोट करवाई होगी कि एक डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है उसको टेंस स्टेट कहते हैं, और ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है उसे रिलैक्स स्टेट बोला जाता है। तो देखो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते थे, टेंस स्टेट, या मैंने कहा था कैपिटल टी,
वो टेंस स्टेट कहा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती थी। और जैसे ही आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट भी ब्रेक हो जाते थे, तो वहां क्या हो जाती थी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाती थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता था, रिलैक्स स्टेट बोला जाता था। रिलैक्स स्टेट कहा था मैंने। और उसे कहा था कि अगर आपके पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैपिटल आर या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकता है। कैपिटल टी का मतलब टेंस स्टेट, मतलब आपका डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कैपिटल आर मतलब रिलैक्स स्टेट, मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, बताओ इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके एप्लीकेशंस में रोल ऑफ प्रोटीन चेन, बार बार ये हम बात कर रहे हैं प्रोटीन चेन, रोल ऑफ प्रोटीन चेन। देखो रोल ऑफ प्रोटीन चेन की अगर बात करूं कि यहाँ जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, उनके अराउंड जो प्रोटीन चेन घूम रही है, उसमें उसका आखिर रोल क्या है, इसके अंदर उसका रोल क्या है, तो उसी की बात हम करना है कि उसके अराउंड जैसे हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन हो गए, तो उसके अराउंड जो प्रोटीन चेन है उनका आखिर रोल क्या है, यहाँ क्या रोल कर रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो भाई। सबसे पहले जैसे मेरे पास, मैंने सिंपल कहा कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक मेरे पास ये पीआर लिख रहा हूँ, पोरफायरिन रिंग। पीआर क्या लिख रहा हूँ, पोरफायरिन। यहाँ आयरन मेटल है जो आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ आकर के सबसे पहला काम क्या किया इसने, O2 के साथ रिएक्शंस करने गया, तो O2 के साथ रिएक्शंस करने गया तो पोरफायरिन आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई, बेंट फॉर्म में O2 बाइंड हो जाएगा। यही होता था, डीऑक्सी से ऑक्सी जाता था। तो देखो यहां से अब हमारे पास, मैंने कहा मेरे पास पोरफायरिन आया आयरन +2, एक और हिम ग्रुप आ गया, ये पीआर का मतलब है पोरफायरिन या आयरन +2। अब देखो ध्यान समझना है, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, तो यहां सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ बनता क्या है, देखो बनता क्या है, ये लिख देता हूं भाई। यहां से जब आप ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो यहां से दोनों डाइन क्या बन जाएगा, पोरफायरिन रिंग, ये जो आयरन है ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास ये ऑक्सीजन एक दूसरा ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहां मेरे पास आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, और पोरफायरिन। इसे क्या कहेंगे, इसे नाम दिया जाएगा म्यू पर ऑक्सोडाइमर, म्यू पर ऑक्सोडाइमर, म्यू पर ऑक्सोडाइमर कहेंगे। तो देखो इसको क्या कहेंगे, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। कैसे बनता है ये म्यू पर ऑक्सोडाइमर, देखो सबसे पहले यहां से आपको इस जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीव करवाओगे। जैसे ये मेरे पास पाई बॉन्ड था जो अभी दिख रहा था, तो इस पाई बॉन्ड के अंदर क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जब इसको होमोलाइटिक क्लीव होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, यहां से जब यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये मेरे पास यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का ब्रेक हुआ आएगा, और पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, तो एक रेडिकल मेरा यहाँ आ जाएगा, एक रेडिकल यहाँ जाएगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो यहां से एक मेरे पास है बॉन्ड बनाने के, एक सिग्मा बॉन्ड, तो यहां से वो पाई बॉन्ड टूट करके ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, मतलब ये आयरन और ये ऑक्सीजन मिलकर के बॉन्ड बना लिया। मतलब बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, पर इस ऑक्सीजन के पास तो एक ही है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और आयरन को बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, देखो ये आयरन जो है ये किसमें है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, तो ये किसमें चला जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा +3 में, +1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। और जो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है वो क्या कर लेगा, यहां से ये ऑक्सीजन और ये आयरन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, तो एक तो है इसके पास, और एक ये आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, और क्या बना लेगा भाई, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहां से मेरे पास ये ऑक्सीजन और आयरन का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये आयरन जो +2 में था ये अब किस में पहुंच चुका है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां +3 लिख दिया। बट ये मेरा आयरन अभी भी +2 में है, ये कैसे +3 में गया होगा, तो देखो यहां अभी तो मेरे पास ये आयरन 1 इलेक्ट्रॉन था, अगर इस ऑक्सीजन को कहीं ना एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है, ये आयरन मेटल दे देता है। यहां से ये आयरन जो +2 में था ये वापिस ये आयरन जो था +2 में, ये भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। 1 इलेक्ट्रॉन का जो लॉस करेगा वो ये O2 मॉलिक्यूल गेन कर लेगा, O2 मॉलिक्यूल गेन करेगा, तो
तो ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा भाई, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो मेरा आयरन +2 में है ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब यहां से क्या होता है, देखो यहां से अब इनके बीच में क्या होता है, यहां देखो ये ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे भी क्या है, लोन पेयर है। तो इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर रिपल्सन होने लगता है। इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होने लगता है, लोन पेयर रिपल्सन से। और लोन पेयर रिपल्सन होगा तो ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड वीक हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहां से देखो पोरफायरिन रिंग आयरन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा। अब देखो यहां से ये बॉन्ड तो टूटा है, ब्रेक हुआ है, और इस आयरन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बना होगा, डबल बॉन्ड बना होगा। मतलब यहां एक सिंगल बॉन्ड था तो एक और बॉन्ड बन गया। तो वो बॉन्ड कैसे बना होगा, देखो यहां से ब्रेक हुआ होगा, यहां से मेरे पास ये ब्रेक हुआ होगा, ये मेरे पास यहां से ये बॉन्ड मेरा ब्रेक हुआ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब देखो यहां से इस ऑक्सीजन और इस आयरन और इस ऑक्सीजन और इस आयरन के बीच में क्या बना होगा भाई, यहां 2 मॉलिक्यूल बने हैं तो इस ऑक्सीजन और इस आयरन के बीच में क्या बना होगा, पाई बॉन्ड बना है। तो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड टूटने से इस ऑक्सीजन पे आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल जाता है तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा। और पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो जो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो ये आयरन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था ये क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में चला जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये मेरा इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो यहाँ जो आयरन है ये किस में आ गया भाई, +4 ऑक्सीडेशन, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और एक इलेक्ट्रॉन का जो लॉस था वो अब क्या बना लिया है, पाई बॉन्ड बना लिया। अब यहां से जैसे ही पाई बॉन्ड बन जाता है, अब यहां से मेरे पास दूसरा एक मेरे पास पोरफायरिन और आयरन मेटल आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो ये आकर के ये क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड को सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहां से फॉर्मेशंस क्या करेंगे, यहां मेरे पास फॉर्मेशन करेंगे पोरफायरिन रिंग आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और पोरफायरिन। इसे क्या बोला जाएगा, म्यू ऑक्सोडाइमर कहेंगे भाई, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटीन, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटीन बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटीन नाम देंगे। अब देखो कैसे बना होगा, सबसे पहले देखो यहां से ये आयरन और इस ऑक्सीजन के बीच में से यहाँ क्या बन चुका है, ऑक्सीजन और आयरन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ से क्लीव कर चुका होगा। कैसे क्लीव किया होगा एक पाई बॉन्ड, देखो इधर ध्यान दो भाई, सबसे पहले यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस आयरन के पास गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है तो ऑक्सीजन ने किसके, इस आयरन के साथ क्या कर ली, बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग कैसे की होगी, देखो इस आयरन और इस ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के पास है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, ये आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो आयरन +2 में है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा +3 में और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो लॉस कर देगा तो ये आयरन किस में चला जाएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये मेरा देखो +3 में आ गया, यहां से ये ऑक्सीजन और आयरन ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ ये आयरन +4 में है, +4 से किस में आ चुका है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे आया होगा, तो देखो यहाँ ये पाई बॉन्ड टूटा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस आयरन ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी, तो +4 से किस में आ गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो ये मेरे पास देखो, अब मैंने कहा लिखा है रोल ऑफ प्रोटीन चेन। आखिर इस प्रोटीन चेन का रोल क्या होता है, तो देखो जब भी प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है, मान लो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन अराउंड, उसके हीमोग्लोबिन के अराउंड प्रोटीन चेन प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन चेन प्रेजेंट है तो उसके अराउंड होगा क्या, प्रोटीन चेन अगर उसके अराउंड प्रेजेंट होगी तो स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा होगी, और स्टेरिक इंड्रेंस ज्यादा होगी तो एक कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होगी और कहां पर रुक जाएगी, यहीं रुक जाएगी ये। तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। म्यू पर ऑक्सोडाइमर कब बनेगा, जब मैंने कहा प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी तो स्टेरिक इंड्रेंस होगी, स्टेरिक इंड्रेंस होगी तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी, और कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी तो वो कहां पर रुक जाएगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर पर ही रुक जाएगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर पर ही। और उसकी देखो एग्जाम के अंदर आपको स्ट्रक्चर, नेट के एग्जाम में स्ट्रक्चर भी देके पूछ चुका है, नाम देके भी पूछ चुका है क्वेश्चन, दोनों की टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखनी है और इसका नाम भी ध्यान रखना है।
नोट कर लेना। मेन जो काम की इतनी बातें जो बता रहा हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही है कि प्रोटीन चेन प्रेजेंट होता है तो क्या बनता है, और प्रोटीन चेन प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या बनता है। तो देखो प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो क्या बनेगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। अब देखो अगर प्रोटीन चेन प्रेजेंट नहीं होती है, प्रोटीन चेन अगर प्रेजेंट नहीं होती है तो प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहेगी तो कंप्लीट रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन कहेंगे उसको। तो उसको क्या कहेंगे, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको ध्यान रखना इसकी स्ट्रक्चर भी, यहाँ इसकी नाम भी। देखो यहाँ आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी तो क्या बनेगा, म्यू पर ऑक्सोडाइमर। प्रोटीन चेन प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या बनेगा, म्यू ऑक्सोडाइमर। आपको नाम देख के भी ये पूछ चुका है क्वेश्चन, और आपकी स्ट्रक्चर देख करके भी क्वेश्चन आ चुका है नेट गेट के एग्जाम में। तो ध्यान रखना है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, देखो अगर हीमोग्लोबिन के अराउंड प्रोटीन चेन नहीं होती तो क्या हो जाएगा, तो बनेगा क्या, म्यू ऑक्सोडाइमर या मैं कहूं हेमेटिन, क्योंकि प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी नहीं होगी तो क्या बनेगा, म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन। और जब जब हेमेटिन का फॉर्मेशन होता है तब तब ये हीमोग्लोबिन डाइऑक्सिजन का ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है। क्या बता रहा हूं भाई, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है डाइऑक्सिजन का ट्रांसपोर्ट करना, डाइऑक्सिजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स टू टिश्यूज। बट ये मेरे पास मैंने कहा कि जब भी म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन का फॉर्मेशन होता है तब तब वो डाइऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट बंद कर देता है। तो ये देखो प्रोटीन चेन का क्या रोल होगा, प्रोटीन चेन प्रेजेंट है तो म्यू पर ऑक्सोडाइमर बन रहा है तो क्या होगा, डाइऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होगा। अगर प्रोटीन ये बन गया म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन तो डाइऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, बताओ आ गया समझ में। हाँ, रिलैक्स स्टेट एंड टेंस स्टेट के बारे में लास्ट क्लास नहीं बताया था सर। अच्छा देखो सेक बेंजीन, अगर रिलैक्स स्टेट और टेंस स्टेट के बारे में नहीं बताया है तो ध्यान क्या रखना आपको, मैंने कहा डीऑक्सी का ही, डीऑक्सी जो हीमोग्लोबिन होता है उसका दूसरा नाम होता है बेंजीन टेंस स्टेट, सॉरी क्या कहेंगे उसको, टेंस स्टेट। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसी का ही नाम होता है टेंस स्टेट या स्ट्रेन्ड स्टेट, ठीक है। और जो दूसरा मैंने कहा कि ऑक्जी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्जी हीमोग्लोबिन जो होता है उसी का ही दूसरा नाम होता है रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां उसके सॉल्ट ब्रिज ब्रेक हो जाते हैं जब O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है तो उसकी वजह से वहां रिलैक्स हो जाता है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है तो इसीलिए उसको रिलैक्स स्टेट कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम होता है ऑक्जी का। अब देखो रिलैक्स में क्या आ रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए इसको ऑक्जी हीमोग्लोबिन को कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो टेंस स्टेट है तो उसको कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेंस स्टेट या स्ट्रेन्ड स्टेट बोलते हैं। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, रिलैक्स स्टेट कहते हैं या कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बहन जी। ज्योति अगर वीडियो नहीं चल रही है तो एक बार वहां ऑफिस में जो मैडम आपके पास नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप नंबर, उस मैडम से बात कर लो एक बार कि मैम मेरी वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है, एक बार उससे बात कर लो, ठीक है। बताओ भाई आगे बढ़े क्या। देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन, मैट हीमोग्लोबिन मैट, ये हमारा था रोल ऑफ प्रोटीन चेन। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन, मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन। देखो मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन की अगर मैं बात करता हूं कि मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन किसको कहते हैं, तो नॉर्मल अगर एक ह्यूमन पर्सन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें एक ह्यूमन बीइंग्स पर्सन के अंदर मैट हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 3% होता है। कितना होता है, 3% होता है। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन ये उठता है किसको कहते हैं मैट हीमोग्लोबिन, तो मैट हीमोग्लोबिन किसको कहा जाता है, जब मेरा आयरन मेटल परमानेंट किस में हो जाता है, परमानेंट आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, आयरन मेटल परमानेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, मैट हीमोग्लोबिन मैट मायोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है, मैट हीमोग्लोबिन कहेंगे
तो कब कहेंगे, जब मेरा आयरन मेटल परमानेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। नेट गेट में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताओ मेट हीमोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ध्यान रखना है कि मेट हीमोग्लोबिन किसको कहेंगे, कि जब मेरा आयरन मेटल परमानेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेट हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे जाता होगा ये +3 में, +2 से कैसे +3 में जाता होगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास मैंने कहा PR, मैंने क्या मान रहा हूं, पोरफायरिन, ये आयरन है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब यहाँ O2 मॉलिक्यूल आता है बाइंड होने के लिए, तो हमें आपको पता है कि सबसे पहले ये किस में जुड़ता है, बेंट फॉर्म में जुड़ता है, ताकि उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन मिल जाए। तो बेंट फॉर्म में जुड़ गया। अब यहां से क्या होता है, ये जो आयरन मेटल होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। अभी बताया था मैंने कि अगर कोई भी मेटल मेरा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, +3 में चला जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। और जो इसने 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आयरन मेटल 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, और जो O2 मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ा हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है भाई, गेन कर लेता है। ठीक है, गेन कर लेता है। तो यहां से जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। यहां से ये रिवर्सिबल स्टेप होती है, क्या होती है, रिवर्सिबल। तो ये मेरा आयरन मेटल जो किस में, +2 में था, वो +3 में चला जाता है। और आपके पास ये जो O2 मॉलिक्यूल था, अब ये क्या हो गया जाता है भाई, ये O नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। अब कोई यहां से, जब मेरे पास मेट हीमोग्लोबिन बनता है तो यहां से कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है और वो आकर के अटैक कर देता है और इस O2 मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है। मतलब यहां से मेरे पास क्या होता है, कोई दूसरा, जैसे मैंने कहा H2O मॉलिक्यूल, ये H2O मॉलिक्यूल आया और यहां अटैक किया और इस O2 मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया। क्या बन जाएगा, पोरफायरिन आयरन मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां आपका H2O मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो परमानेंटली आयरन +3 में रह जाता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल, यहां मैंने नॉर्मल लिया है वाटर मॉलिक्यूल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस O2 मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा। तो यहां बन क्या जाएगा, मेरा आयरन मेटल परमानेंटली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मेट हीमोग्लोबिन। ये वापिस नहीं जाता है। अब इसी को ही, इसका जो ये मेट हीमोग्लोबिन बन गया है, तो इसको वापिस इसमें क्या करते हैं, +2 में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिडक्टेज एंजाइम यूज किया जाता है, मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम। मेट हीमोग्लोबिन अब देखो, इसको मेट हीमोग्लोबिन +3 में चले जाने से क्या हो जाता, आखिर ऐसा क्या हो जाता है मेट हीमोग्लोबिन में बनने से। तो देखो, हमारा जब डीऑक्सी फॉर्म था, डीऑक्सी से जो ऑक्सी फॉर्म में जाता था, तो याद करो क्या चेंज आता था, वो चेंज ये आता था कि वहां O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता था उसकी 6 कोऑर्डिनेटेड साइट के ऊपर, उसकी 6 कोऑर्डिनेटेड साइट के ऊपर O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो जाता था। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल बाइंड क्यों होता था, क्योंकि उसका आयरन जो था वो उसके प्लेन से बाहर की तरफ था, आउट ऑफ प्लेन था। यही तो बात की थी कि हमारा डीऑक्सी मायोग्लोबिन होता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें आयरन मेटल क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है, इन प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग। ठीक है, बट ऑक्सी मायोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अगर बात करता हूं तो कंप्लीटली फिट हो जाता है उसके पोरफायरिन के प्लेन के अंदर, कंप्लीटली फिट हो जाता है। आयरन मेटल क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, तो dx² - y² में कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है, तो वो कंप्लीटली फिट हो जाता है। इसका मतलब एक O2 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, तो वही क्या कर रहा था, आयरन मेटल को कंप्लीटली फिट कर देता था उस प्लेन के अंदर। बट ऐसा हो जाए कि वो आयरन मेटल ऑलरेडी प्लेन के अंदर ही रहे, तो बताओ क्या O2 मॉलिक्यूल बाइंड होने देगा, नहीं बाइंड होने देगा। O2 मॉलिक्यूल, मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो आयरन मेटल है, जब O2 नहीं जुड़ा हुआ था तो आउट ऑफ प्लेन था, बट कुछ ऐसा हो जाए कि वो अब प्लेन के अंदर आ जाए विदाउट O2 मॉलिक्यूल, मतलब O2 मॉलिक्यूल जुड़ा भी नहीं हो और मेरे पास आयरन क्या आ जाए, उसी परफेक्ट पोरफायरिन के प्लेन के अंदर आ जाए, तो वहां O2 मॉलिक्यूल बाइंड होने ही नहीं देगा। O2 मॉलिक्यूल बाइंड होगा ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं होने देगा, ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब, अब देखो कैसे मेरे पास बाइंड नहीं होने देगा, क्योंकि आयरन +2 की साइज बड़ी होती है, आयरन +3 की साइज छोटी होती है। तो जो आयरन मेटल अभी तक उसकी पोरफायरिन की कैविटी की साइज का नहीं था, तो बाहर की तरफ उसके प्लेन के बाहर था, वो जैसे ही इसकी साइज कम होगी, आयरन +3 में आएगा,
तो वो क्या हो जाता है, उस पोरफायरिन के प्लेन के अंदर आ जाएगा, और प्लेन के अंदर आ जाएगा तो अब वहां 6 कोऑर्डिनेटेड साइड के ऊपर किसी भी O2 मॉलिक्यूल को नहीं जुड़ने देगा, और O2 मॉलिक्यूल जब बाइंड होगा ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट कहां से करेगा। तो ध्यान देना कि जैसे जैसे आपकी मेट हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो भी कम होता जाता है, वो भी क्या होता जाता है भाई, कम होता जाता है। अभी तक नेट के एग्जाम में बस यही पूछा था कि मेट हीमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि मेट हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ज्योति अगर नहीं चल रही है वीडियो तो एक बार प्लीज वहां जो भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिले हुए हैं उस मैम से एक बार बात करो, बताओ कि मैम मेरी वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो कुछ सॉल्यूशंस आपको बताएगी, वो उसे फॉलो करना है, ठीक है। ओके भाई, सभी का क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान, जिसकी भी प्रॉब्लम होती है वो बीच में मैसेज कर दिया करो ताकि मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट हीमोग्लोबिन का आता है कि देखो अभी तक जितने भी मैंने कहा बाइंडिंग कैपेसिटी की बात की, तो आपने जब बाइंडिंग कैपेसिटी O2 के बाइंड होने की जो कैपेसिटी थी या रेट थी वो किसकी ज्यादा थी किसकी कम थी, वो इफेक्ट कौन डाल रहे थे, तो उस प्रोटीन उस हिम ग्रुप के अराउंड में जो प्रोटीन चेन घूम रही थी वही डाल रही थी। हम कहेंगे जितनी ज्यादा उसके अराउंड प्रोटीन चेन होंगी, उसकी जितनी ज्यादा उसके अराउंड प्रोटीन चेन होंगी क्या होगा, उस हेम ग्रुप की बाइंडिंग कैपेसिटी O2 उस हेम ग्रुप के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी, O2 की कम होती जाएगी, क्योंकि स्टेरिक इंड्रेंस होगी तो वहां से O2 मॉलिक्यूल हटाना पड़ेगा, O2 मॉलिक्यूल हटाओगे तो वहां बाइंडिंग कैपेसिटी की रेट भी क्या होती जाएगी भाई, कम होती जाएगी, ठीक है। क्या इसके अलावा भी कोई और भी फैक्टर हैं जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल पर इफेक्ट डालते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल है भाई, ऐसे फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो हेडिंग लिख लेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी इन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन विद डाइऑक्सीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन विद डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहला इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ पीएच, सबसे पहला इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच का इफेक्ट, ठीक है। तो देखो पीएच का इफेक्ट क्या होता है भाई, ये देखें पीएच का इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले एक बोर नाम के साइंटिस्ट थे, उसने अपना बोर मॉडल दिया या बोर इफेक्ट्स के नाम से जाना जाता है, इसी कोई बोर इफेक्ट। इसने कहा, बोर नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि इसने देखा, जब इसने रिसर्च की तो इसने क्या देखा कि टिश्यूज के अंदर से, जो टिश्यूज है उनके अंदर से ग्लूकोज जो था वो डिकम्पोज हो जाता था, ग्लूकोज जो था वो डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर के क्या देता है, CO2 गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, CO2, और वो CO2 गैस क्या हो जाती है, हाइड्रेट होकर के H2O के साथ रिएक्शंस करके क्या बना देती है, H2CO3 का फॉर्मेशन कर देती है, H2CO3, और इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। CO2 प्लस CO2 जो है वो H2O के साथ हाइड्रेट होकर के क्या बना देती है भाई, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है। अब देखो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, एसिड होगा, और एसिड होगा तो वो क्या देगा, उसका एसिड का काम क्या होता है, H+ देना। याद करो ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है, ब्रोंस्टेड लोरी कहता है जो H+ डोनेट करता है उसे हम एसिड कहते हैं, और जो H+ एक्सेप्ट करता है उसे बेस कहते हैं। जो H+ डोनेट करता है उसे एसिड कहोगे, जो H+ डोनेट करता है उसे बेस कहोगे। तो अगर कोई भी एसिड है तो उसका काम क्या होता है, H+ डोनेट करना। तो जितना ज्यादा यहाँ कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3 बनेगा, उतना ही ज्यादा यहाँ H+ की कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्रीज होती जाएगी, और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपको पता है पीएच क्या होती है भाई, डिक्रीज होगी, क्योंकि पीएच जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ H+ के इनवर्सली होती है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इक्विलिब्रियम में खूब पढ़ते हो, -log H+, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएच क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे उसने क्या देखा
कि बोर ने कि जो ग्लूकोज था वो डिकम्पोज होकर के CO2 गैस रिलीज करता था और वो CO2 हाइड्रेट होकर के मतलब H2O के साथ रिएक्शंस करके क्या बना लेता था, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना लेता था। और जैसे ही कार्बोनिक एसिड बनेगा, कोई भी एसिड बनता है तो उसका काम होता है H+ देना, H+ रिलीज होगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ जाएगा, H+ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे H+ बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे pH डिक्रीज होती जाएगी और जैसे जैसे pH डिक्रीज होती गई तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, बोर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे pH डिक्रीज होती गई तो उसने ऑब्जर्व किया कि बाइंडिंग कैपेसिटी जो है, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ डायऑक्सिन वो भी डिक्रीज हो रही थी। ये उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो इसने देखा कि पीएच जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा था वैसे वैसे बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल भी डिक्रीज हो रहा था। तो उसने एक डायरेक्ट रिलेशन बोल दिया, उसने कहा कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ डायऑक्सीजन जो O2 मॉलिक्यूल है इन हीमोग्लोबिन वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, कि जिसमें जितनी ज्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी होगी उसकी पीएच की जितना ज्यादा पीएच होगा तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। मतलब वो ऑक्जी फॉर्म की और ऑक्जी हीमोग्लोबिन कहूं या रिलैक्स स्टेट कहूं उसकी तरफ क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि पीएच जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये बात ध्यान रखना। मायो पीएच का इफेक्ट है मायोग्लोबिन के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब पीएच के बढ़ने या घटने से मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बात भी नोट कर लेना कि बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मायोग्लोबिन, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ मायोग्लोबिन क्या होती जाएगी, इज इंडिपेंडेंट है। क्या होगी भाई, इंडिपेंडेंट, किसके साथ इंडिपेंडेंट रहेगी, ऑफ पीएच, विद पीएच के साथ, विद पीएच, कि पीएच के बढ़ने और घटने से बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगी। चाहे वो पीएच बढ़ रही हो चाहे घट रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसी चीज को ही एग्जामिनर दूसरे वे में भी पूछ लेता है, पूछा हुआ है। ठीक है, कैसे पूछ लेगा, आपको कहेगा कि बताओ CO2 की कंसंट्रेशन आप बढ़ रही है तो बताओ डीऑक्सी की तरफ भागेगा, मतलब डीऑक्सी की तरफ शिफ्ट होगा या ऑक्सी की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ उसने क्या कहा, CO2 की कंसंट्रेशन कह दिया उसने बढ़ रही है, तो यहाँ CO2 पकड़ा हमने। CO2 जितना ज्यादा बनेगा, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, CO2 जितना ज्यादा बनेगा हम कहेंगे H2O के साथ उतना ही ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड उतना ही ज्यादा बनेगा, कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी, H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी तो पीएच क्या होता जाएगा भाई, डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से मैं क्या कह सकता हूं भाई, कि आपका CO2 की कंसंट्रेशन अगर जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। पर ये ध्यान रखना है ये ओनली फॉर किस में होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि बताओ आपका जो ब्लड है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ा दी जाए, ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ा दी जाए तो बताओ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ शिफ्ट होगा या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखो ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ना मतलब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ना, ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ना इसका मतलब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ना। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज हुआ तो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल भी क्या होता जाएगा भाई, डिक्रीज होता जाएगा। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल भी डिक्रीज होता जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर तुम्हें देखो कह दिया जाए कि मेरे पास यहाँ जो कंपाउंड दे रखा है, जैसे इसी में कह लिख देता हूं कि कहा जाए कि जो पीएच दे रखी है भाई, यहाँ आपकी जो पीएच दे रखी है वो है 7.2 है और इसका इक्विलिब्रियम में है, ये पीएच जो है वो 7.4 लिखा हुआ है। और कहा जाए कि बताओ लेफ्ट से राइट जा रहा हूं मैं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो बताओ किसकी तरफ शिफ्ट होगा। देखो लेफ्ट से राइट गया तो पीएच 7.2 से 7.4 की तरफ गई, पीएच बढ़ी तो पीएच बढ़ेगी तो बाइंडिंग कैपेसिटी भी O2 की हीमोग्लोबिन में क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो मैं कहूंगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पे कहा जाए राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट तो मैं कहूंगा 7.4 से कहां जा रहे हो 7.2,
मतलब इसकी पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पीएच डिक्रीज हो रही है, तो बताओ क्या होगा, ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ जाएगा भाई, किसकी तरफ जाएगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बताओ ये बात समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ पीएच, बताओ फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताओ भाई। सुगंधा, बेंजीर, ज्योति, पिंकी, अर्पित, कमल, कोमल, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को भी। नो प्रॉब्लम कोमल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है इफेक्ट ऑफ पीएच, ध्यान रखना है भाई ये। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट इसका इफेक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम पढ़ रहे हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बात ध्यान रखना है, इस बात को मार्क कर लेना है कि मायोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर। इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इफेक्ट की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो पार्शियल प्रेशर के इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि मेरे पास जैसे O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल का अगर मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो बताओ अगर जैसे मैं ही खड़ा हूं, मेरे पीछे से किसी ने धक्का मारा, तो मैं क्या चाहूंगा, आगे की तरफ शिफ्ट आऊंगा आगे। तो ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, O2 का जो O2 जिस रेट से जा रहा है उसका पार्शियल प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब एक तरह से धक्का मार रहा हूँ उसको। तो बताओ उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम क्या कहेंगे, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। चाहे वो मायोग्लोबिन में बढ़ रहा हो चाहे हीमोग्लोबिन, दोनों ही केसेस में क्या होगा, उस O2 मॉलिक्यूल का अगर पार्शियल प्रेशर मैं इंक्रीज कर देता हूं तो मैं कहूंगा उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, बाइंडिंग कैपेसिटी चाहे वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हो चाहे मायोग्लोबिन की बात कर रहा हो, हीमोग्लोबिन की बात कर बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2, चाहे वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हो चाहे मायोग्लोबिन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के। मतलब हमें जितना ज्यादा उस O2 मॉलिक्यूल का पार्शियल प्रेशर होगा तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी उतनी ज्यादा होगी, मतलब वो डीऑक्सी से ऑक्सी की तरफ जाएगा, चाहे वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हो चाहे मायोग्लोबिन की बात कर रहा हो। पर तुम्हें एक बात ये कह दी जाए कि बताओ कि मायोग्लोबिन O2 का पार्शियल प्रेशर दोनों का इक्वल बढ़ाया, तो उसमें से मायोग्लोबिन ज्यादा फास्ट बाइंड होगा या हीमोग्लोबिन। मैंने क्या कहा, मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मुझे ये तो पता है कि दोनों की ही बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बट ज्यादा किसकी बढ़ेगी, मायोग्लोबिन की बढ़ेगी या हीमोग्लोबिन की बढ़ेगी, मायोग्लोबिन की बढ़ेगी या हीमोग्लोबिन की, ये बतानी है आपको। ठीक है, तो बताओ भाई फटाफट किसकी ज्यादा होगी, मायोग्लोबिन की ज्यादा होगी या हीमोग्लोबिन की। इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर किसकी ज्यादा होगी बाइंडिंग कैपेसिटी, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके, बताओ भाई इससे किसकी ज्यादा होगी, मायोग्लोबिन, पार्शियल प्रेशर मैंने बढ़ा रहा हूं तो उसमें से किसकी ज्यादा होगी। शेख बेंजीर कह रहे हैं मायोग्लोबिन, पिंकी भी मायोग्लोबिन। और बताओ भाई कोमल, बताओ क्या, सुगंधा, कोमल, शेख बेंजीर, ज्योति, नसरीन, अर्पित, बताओ क्या होगी, सुगंधा, सभी मायोग्लोबिन की बातें कर रहे हैं या तुम्हारा सभी का ही भाई आंसर तो करेक्ट है। ठीक है, देखो मायोग्लोबिन की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि देखो पार्शियल प्रेशर तो दोनों का ही बढ़ाया है, तो दोनों ही फास्ट बाइंड होंगी, उनकी नॉर्मल जो बाइंड हो रहा था उसके कंपैरिजन में फास्ट बाइंड होगी, ये बात तो हमें देख लिया। पर ज्यादा किसकी कौन ज्यादा फास्ट बाइंड होगा, तो हम कहेंगे भाई जो इसके पास स्टेरिक इंट्रेंस कम होगी। स्टेरिक इंट्रेंस किसके पास कम होती है, मायोग्लोबिन के पास, तो मायोग्लोबिन के पास ज्यादा फास्ट बाइंड होगा। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आप पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हो तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मायोग्लोबिन की भी बढ़ेगी, पर ज्यादा फास्ट किसकी बढ़ेगी, नोट कर लेना, मायोग्लोबिन की। पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पर मायोग्लोबिन ज्यादा फास्ट बाइंड होगा, क्यों, ड्यू टू स्टेरिक इंट्रेंस ऑफ
प्रोटीन चेन, उसके जो सराउंडिंग में क्या है, प्रोटीन चेन है, उनकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, उनकी रेट क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसी चीज को ही एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, इसी चीज को ही एक्सपेरिमेंटली, क्या वास्तव में इसमें क्या रियल में ही ये मेरे पास जो हम बात कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने से बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है कि नहीं, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रेशर बढ़ाया गया, थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रेशर बढ़ाया गया, और हर एक जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसी पॉइंट पे आपको वहां क्या चेक कर रहे हैं, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी। तो जब बाइंडिंग कैपेसिटी की गई तो यहां लिख रहा हूं मैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, मतलब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, कितना O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है उस डीऑक्सी फॉर्म के साथ। और इस साइड में मैं लिख रहा हूं यहां पार्शियल प्रेशर, इस साइड में लिख रहा हूं पार्शियल प्रेशर, और इस साइड में लिखा है परसेंटेज सैचुरेशन। तो यहां से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया गया तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जब चेक की गई तो कुछ इस टाइप का कर्व आया, और इस ये कर्व कौन सा होता है, हाइपरबोलिक कर्व होता है भाई। ये क्या होगा, हाइपरबोलिक। तो कुछ इस टाइप का है। ये देखो कैसे आया, देखो नॉर्मल जो था, जब मेरे पास यहाँ पार्शियल प्रेशर 0 था, तो मेरे पास जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ता गया। पर जब मेरे पास यहाँ बहुत सारा O2 मॉलिक्यूल जो जुड़ गया तो एक टाइम पे सैचुरेट हो गया, मतलब अब यहाँ पार्शियल प्रेशर बढ़ाने या इस पॉइंट के ऊपर पार्शियल प्रेशर बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मोस्टली O2 मॉलिक्यूल था वो जुड़ चुका है। तो आप इस टाइम पे तो ये किसे क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, कि उस सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर अब यहाँ मेरे पास O2 मॉलिक्यूल अगर आ भी रहा है तो यहाँ क्योंकि मोस्टली O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो चुका है, तो यहाँ लगभग ये नहीं होता 100% बाइंड, 100% कभी नहीं बाइंड होता, लगभग 95 के अप्रोक्स होता है, लगभग 95 के परसेंट पे ये क्या हो जाता है, O2 मॉलिक्यूल, ये सैचुरेशन मतलब मेरा मोस्टली O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो चुका है। अब वो पार्शियल प्रेशर बढ़ाने से बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है ये होता है मायोग्लोबिन का। तो यहां से जैसे ये कर्व आया तो हम समझ गए कि पार्शियल प्रेशर पे बढ़ने से यहाँ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में चेक किया गया तो हीमोग्लोबिन में कुछ इस टाइप का कर्व आया, हीमोग्लोबिन में कुछ इस टाइप का कर्व आया। ठीक है, इस कर्व को बोला जाता है सिग्मोडियल कर्व, सिग्मोडियल। तो यहां से ये किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है सिग्मोडियल कर्व। तो यहां से देखो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, पर ये भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम जब मैं पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया गया तो उस पॉइंट पे जब मेरा मैक्सिमम O2 मॉलिक्यूल जुड़ चुका है तो उस पॉइंट पे आकर के क्या हो गया, सैचुरेट हो गया है। अब यहाँ कोई O2 मॉलिक्यूल नहीं जुड़ रहा है, पर ये ध्यान यहाँ से हम देख चुके थे कि मेरे पास मायोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन में अगर इक्वल पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जाता है तो कौन फास्ट बाइंड होता है, मायोग्लोबिन ना कि हीमोग्लोबिन। तो देखो हीमोग्लोबिन बढ़ तो रहा है O2 मॉलिक्यूल, पर यहाँ मायोग्लोबिन से ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर तुमसे कह दिया जाए बताओ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ किसका ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन का ज्यादा होगा या मायोग्लोबिन, तो मैं क्या कहूंगा, मायोग्लोबिन का ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर मायोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेट गेट के एग्जाम में पूछ चुका है कि भाई बताओ जब पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो हीमोग्लोबिन का कैसा कर्व आता है और मायोग्लोबिन का कैसा कर्व आता है। तो ध्यान रखना है, मायोग्लोबिन का जो कर्व आता है वो आता है हाइपरबोलिक, और हीमोग्लोबिन का जो कर्व आता है वो आता है सिग्मोडियल कर्व। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। पूछ सकता है आपसे, पूछ भी चुका भी है कि भाई कैसा कर्व आता है, तो हीमोग्लोबिन में कैसा कर्व आता है, सिग्मोडियल, मायोग्लोबिन में कैसा कर्व आता है, हाइपरबोलिक कर्व आता है, हाइपरबोलिक कर्व आता है। ये पॉइंट ध्यान रखें। ठीक है, अब लास्ट इफेक्ट बचता है इसका बीपीजी, लास्ट इफेक्ट बचता है बीपीजी, बीपीजी इफेक्ट। बीपीजी क्या होता है, बिस फोस्फोग्लाइसरेट होता है, बिस फोस्फोग्लाइसरेट होता है बीपीजी। ठीक है, लास्ट इफेक्ट होता है इसका बीपीजी। सुबंगला, लास्ट पॉइंट इन पीएच एक्सप्लेन करना। कहां गई थी अभी तक सुबंगला, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं कि भाई बता दो, क्या बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो अब कर रहे हो तो मैसेज। ठीक है, देखो कहां था पीएच का इफेक्ट, इधर ध्यान दो सुबंगला। देखो मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट ये बताया था, यही बताया था लास्ट पॉइंट।
ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के अंदर मैंने कहा था कि देखो पीएच, मैंने कहा कि मेरे पास पीएच 7.2 से 7.4 है, तो मैंने कहा अगर लेफ्ट से राइट जाता हूं, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो बताओ लेफ्ट से जब राइट जाता हूं तो पीएच 7.2 से 7.4 हो रही है, मतलब पीएच इंक्रीज हो रही है। और पीएच बढ़ने से देखो यहाँ बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। तो मैं कहूंगा मेरे पास O2 मोलिक्यूल, मतलब O2 जुड़ेगा तो कौन सी फॉर्म बनेगी, कौन सी बनेगी, ऑक्सी फॉर्म बनेगी। तो देखो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरफ शिफ्ट होगा। अब देखो मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, यहाँ राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट से अगर लेफ्ट जाता हूँ, राइट से लेफ्ट जाता हूँ, तो ये देखो 7.4 से 7.2 की तरफ गया, 7.4 से 7.2 की तरफ गया, तो ये क्या बनेगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो क्या बना भाई, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसकी पीएच डिक्रीज हो रही है, तो डीपीएच डिक्रीज हो रही थी, बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी, बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब O2 मॉलिक्यूल हटेगा तो डीऑक्सी फॉर्म बनेगी। ठीक है सुमंगला। अब लास्ट इफेक्ट टॉपिक लिखेंगे बीपीजी। बीपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिस फोस्फोग्लाइसरेट होता है भाई, बिस फोस्फो, बी फॉर बिस, पी फॉर फोस्फो और जी फॉर ग्लाइसरेट, बिस फोस्फोग्लाइसरेट, बिस फोस्फोग्लाइसरेट होता है भाई। बिस फोस्फोग्लाइसरेट, बिस फोस्फोग्लाइसरेट, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे। अब देखो बीपीजी का क्या, बीपीजी क्या इफेक्ट डालता है यहाँ हीमोग्लोबिन की। बीपीजी तो ओनली हीमोग्लोबिन के ऊपर इफेक्ट डालेगी, ध्यान से समझना है। जैसे मेरे पास हीमोग्लोबिन की ये मेरे पास यूनिट होती है, जैसे 4 मैंने कहा था, 4 मेरे पास क्या होती है, मायोग्लोबिन टाइप स्ट्रक्चर होती है, और इनके अराउंड अगर अल्फा है तो उसके अराउंड क्या जुड़े रहते हैं, 141 एमिनो एसिड। वो एमिनो एसिड की फॉर्म में नहीं रहते, वो मैंने कहा था प्रोटीन चेन की फॉर्म में रहते हैं। अगर बीटा है तो 146 रहेंगे, और वो भी सभी किस में रहेंगे, आपके बीपीजी है तो 146, और अल्फा है तो 141, और सभी के सभी प्रोटीन चेन की फॉर्म कुछ इस टाइप का बना हुआ था ये। अब यहाँ इसके इन चारों के बीच में एक कैविटी रह जाती है, इन चारों के बीच में क्या रह जाती है, कैविटी रह जाती है। ये बीपीजी क्या करता है, बिस फोस्फोग्लाइसरेट क्या करता है, इस कैविटी में आकर के बाइंड हो जाता है। इस बीपीजी क्या करता है, इस जो कैविटी होती है इस कैविटी में आकर के बैठ जाता है, और बैठ जाएगा तो इसके साथ कोई बाइंड करने वाला होगा तभी तो आकर के बैठेगा। अब कैसे इसका बाइंड करेगा, तो इस बीपीजी के पास क्या होते हैं, COO- ग्रुप होते हैं, फोस्फेट ग्रुप होता है। क्या होता है, फोस्फेट ग्रुप होता है, और उस फोस्फेट का जो ऑक्सीजन माइनस होता है, और यहां मेरे पास इसके अराउंड क्या घूम रहती है, प्रोटीन चेन। जो अगर अल्फा है तो 141 एमिनो एसिड और बीटा है तो 146 है, तो उनके पास क्या होता है, लाइसिन और हिस्टडीन जो एमिनो एसिड होते हैं, लाइसिन, LYSINE, लाइसिन एंड हिस्टडीन। लाइसिन और हिस्टडीन किस केसेस के अंदर, बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट, ठीक है। जो बीटा सब यूनिट के अराउंड, जो बीटा सब यूनिट, ये मैंने कह देता हूं ये अल्फा है, ये मेरे पास ये बीटा है, ये अल्फा है, ये मेरे पास मैंने कहा भाई बीटा है ये मेरा, और ये अल्फा है। तो जो बीटा सब यूनिट होती है इनके अराउंड में जो लाइसिन और हिस्टडीन होता है, इनका NH3 पॉजिटिव होता है, और इसका फोस्फेट ग्रुप, किसका, बीपीजी का फोस्फेट ग्रुप के जो ऑक्सीजन होते हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन होते हैं, जिसे आप क्या कहते थे, सॉल्ट ब्रिज। तो इनके बीच में क्या बन जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज बन जाते हैं, और सॉल्ट ब्रिज आकर के बाइंड कर लेते हैं, और यहाँ ये आकर के यहाँ बैठ जाता है बीपीजी इस कैविटी में। तो यहां ये बीपीजी आता है तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी पर बात सवाल उठता है कि बाइंडिंग कैपेसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने इतना तो बता दिया कि जो बीपीजी होता है, ये 4 जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी ये जो कैविटी है यहां आकर के बैठ जाता है, बैठ करके किसके साथ बाइंड होगा, जो बीटा सब यूनिट का लाइसिन और हिस्टडीन होता है इसके अराउंड में घूम रहे होते हैं, उनका NH3 पॉजिटिव और इसका O- फोस्फेट ग्रुप, और NH3 पॉजिटिव के बीच में क्या बन जाते हैं, सॉल्ट ब्रिज बन जाते हैं सॉरी, और बाइंड हो जाता है। अब देखो यहां ये इससे बाइंडिंग कैपेसिटी पर, O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी पर ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब O2 जुड़ा हुआ होता है तो बताओ इसकी साइज कम होती है, इसकी साइज, इस बीपीजी का जो कैविटी की साइज क्या होती है, O2 जुड़ा रहता है तो साइज कम होती है, क्योंकि वह परफेक्ट यहाँ प्लेन में रहते हैं,
और तो यहाँ क्या रहती है, साइज कम रहती है, लगभग 5 एंगस्ट्रॉन की अप्रोक्स रहती है। और जो बीपीजी की साइज होती है वो लगभग 9 एंगस्ट्रॉन की अप्रोक्स आती है, 9 एंगस्ट्रॉन। तो जब मेरे पास O2 मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है तो इस कैविटी की साइज कम रहती है, लगभग 5 एंगस्ट्रॉन की अप्रोक्स रहती है। तो लगभग जब 5 एंगस्ट्रॉन के अप्रोक्स रहेगा तो बीपीजी भाई यहां जाएगा तो इसकी कैविटी में उस साइज का है नहीं, क्योंकि इसकी साइज लगभग 9 एंगस्ट्रॉन है और इस कैविटी की साइज क्या रहेगी, 5 एंगस्ट्रॉन में। तो ये इजीली यहाँ फिट हो ही नहीं पाएगा, मतलब यहाँ सॉल्ट पिच बन ही नहीं पाएंगे। तो ये बीपीजी क्या करेगा, इस O2 मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ है इसको हटा देगा, ये O2 मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, यहां से हटा देगा। और हटाते ही यहां से इस कैविटी की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये बीपीजी अब इजीली यहां फिट हो जाएगा और सॉल्ट पिच बना लेगा। तो ये क्या करेगा, अगर कोई ऑक्सी फॉर्म है तो उसका O2 को हटाएगा, और हटाएगा तो इस कैविटी की साइज को यहाँ क्या होगी, बढ़ जाएगी और ये इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इजीली फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब कि जितनी ज्यादा ब्लड के अंदर आप जितनी ज्यादा बीपीजी की अमाउंट बढ़ाते जाओगे, बीपीजी ओनली फॉर मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, इससे मायोग्लोबिन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ब्लड के अंदर बीपीजी की अगर अमाउंट आप बढ़ाते जाते हो तो बताओ उतना जितनी ज्यादा बीपीजी रहेगा उतना ही यहाँ O2 मॉलिक्यूल को हटाएगा। O2 मॉलिक्यूल हटेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, डीऑक्सी फॉर्म में। इसका मतलब आप बीपी ब्लड के अंदर बीपीजी की अमाउंट बढ़ा रहे हो तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की मैं कहूंगा मेरे पास डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करेगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, टेंस स्टेट या स्ट्रेन्ड स्टेट, या उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। ठीक है, तो उसको बनाएगा। अगर मैं कहूंगा बीपीजी की अमाउंट ब्लड के अंदर कम कर दी जाएगी तो O2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो इस सीधा सा मतलब है बीपीजी किसको स्टेबलाइज करता है, बीपीजी किसको स्टेबलाइज करता है, वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करता है, मतलब बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो एक केस होता है कि लंग्स के अंदर बात करूं, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है बहुत ही हाई प्रेशर होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से देखो प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसमें बीपीजी की अमाउंट उतनी ही ना सॉरी प्रेशर जितना ज्यादा होगा तो मैं कहूंगा O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम क्या कर दें उसके अंदर लंग्स के अंदर बीपीजी की अमाउंट भी बढ़ा दें तो बीपीजी क्या करेगा, डीऑक्सी फॉर्म को स्टेबलाइज करेगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो किसको स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सी फॉर्म को। एक मेरे पास सिस्टम क्या है, डीऑक्सी फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा प्रेशर ऑक्सी फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं कहूंगा लंग्स के अंदर बीपीजी की अमाउंट बढ़ाने या घटाने से बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ O2 मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां प्रेशर लंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो वहां बीपीजी की अमाउंट बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर मैं टिश्यूज की बात करता हूं तो वहां प्रेशर आपका हाई नहीं होता है, और प्रेशर हाई नहीं होता है तो टिश्यूज के अंदर अगर बीपीजी की अमाउंट आप बढ़ा दोगे तो वहां डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइजेशन मिलेगा। डीऑक्सी फॉर्म हमारी क्या होती जाएगी, स्टेबलाइज होती जाएगी। इसी चीज को मैं एक बार पीडीएफ की फॉर्म में दिखा देता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक मिनट यहाँ दिखा देता हूं भाई, थोड़ी देर रुकना है। ठीक है, पूरा छोड़ पूरा कर दे।
इसका अगले पार्ट पेज कहाँ है? अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। देखो इधर ध्यान दो भाई, आप सभी एक बार कनेक्ट हो जाओ सभी, बताओ सभी देख रहे हो क्या? ओके करते हैं स्टार्ट। देखो ये हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, एक हीमोग्लोबिन यूनिट है। तो इसमें जो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये आपके पास जो येलो कलर दिख रहा है ये आपकी बीटा सब यूनिट है, और जो आपके पास रेड कलर दिख रहा है ये आपकी है अल्फा सब यूनिट। ये आपके पास जो येलो कलर दिख रहा है देखो, जो येलो कलर दिख रहा है यहां से, ये येलो कलर जो है ये क्या है, आपकी बीटा सब यूनिट है, लिखी हुई है बीटा, ये बीटा, और जो ये रेड कलर है ये अल्फा सब यूनिट है। और ये बीच में जो ये ब्लैक रिंग दिख रही है बीच के अंदर, देखो ये ब्लैक रिंग दिख रही है, ये ब्लैक रिंग क्या है, आपका बीपीजी है। ये चारों के बीच में क्या है, बीपीजी आपका बाइंड हो रहा है। और देखो ये मेरे पास इसका ये बीपीजी का स्टडीन, देखो इसी फॉर्म को ही, अब जो ये बीच में यहां मेरे पास ब्लैक रिंग जो दिख रही है, ये ब्लैक रिंग जो है ये बीपीजी है, इसी को इस साइड में बड़ा करके दिखाया, बड़े फॉर्म में दिखाया गया। तो यहां देखो ये आपका क्या है, बीपीजी है, 2,3 बीपीजी, ठीक है, ये बीपीजी है। अब इसके साइड में देखो लाइसिन जुड़ा हुआ है, ये स्टडीन लाइसिन, और यहां लिखा है बीटा 2 सब यूनिट, यहां लिखा हुआ बीटा 1 सब यूनिट। तो देखो यहां बीटा सब यूनिट का जो लाइसिन और स्टडीन है वो क्या कर रहा है, इस 2,3 बीपीजी के साथ क्या कर रहा है, इस 2,3 बीपीजी के साथ सॉल्ट ब्रिज बना रहा है। इस बीपीजी का ये जो होता है ये तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ क्या करते हैं, इसके साथ सोल्ट ब्रिज बनाते हैं, किसके साथ, स्टडीन और लाइसिन के साथ। स्टडीन एंड लाइसिन के NH3 जो पॉजिटिव है उनके साथ ये सोल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसकी कैविटी में यहां फिट हो जाता है, और किस फॉर्म को स्टेबलाइज करता है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास नेक्स्ट यहां बात करें कि ये मेरे पास देखो यहां ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में क्या दिया हुआ है आपका, देखो ये जो ब्लैक कलर की रिंग दे रखी है, ब्लैक कलर का ये आपके पास ये जा रहा है, तो इसमें लिखा है प्योर हीमोग्लोबिन नो 2,3 बीपीजी, मतलब कोई मेरे पास ये प्योर, ये जो ब्लैक कलर का जो स्पेक्ट्रा ड्रॉ हो रखा है, ग्राफ ड्रॉ है, तो ये क्या है आपका प्योर हीमोग्लोबिन है, मतलब जब 2,3 बीपीजी नहीं था। और ये जो रेड कलर की दिख रही है, रेड कलर की लाइन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन इन रेड सेल्स विद 2,3 बीपीजी, मतलब जब 2,3 बीपीजी है तब ये आपका स्पेक्ट्रा है। तो यहां से दोनों जब ऑब्जर्व किए गए, ये आपका लंग्स का प्रेशर दिखा रखा है, ये प्रेशर है, जब ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है तो आप देख सकते हो कि जो ब्लैक लाइन है और जो रेड लाइन है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब आपका 2,3 बीपीजी यहां मेरे पास जुड़ने होने या नहीं होने से लंग्स के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी के ऊपर, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। बट जैसे ही टिश्यूज की बात आई, ये टिश्यूज है, तो इसका प्रेशर देखो यहां मेरे पास 20 टोर है, तो यहां आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास ये जब ये पॉइंट कौन सा है, ये 0.8%, मतलब लगभग 80% यहां बाइंड हो चुका है O2 मॉलिक्यूल, जब मेरा 2,3 बीपीजी नहीं था तो लगभग 80% यहां O2 मॉलिक्यूल बाइंड था। पर रेड लाइन देखो यहां ये रहा, तो जैसे ही आपके पास ये रेड लाइन मेरे पास यहां 2,3 बीपीजी आया, तो यहां क्या हो गया, इसका कितना आ गया है परसेंटेज, अब मेरे पास है 40% के करीब आ गया है। तो देखो यहाँ लगभग 40% यहाँ O2 मॉलिक्यूल हट चुका है। तो यहाँ मैं कहूंगा टिश्यूज के अंदर मेरा 2,3 बीपीजी बढ़ने से वहां O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो कम होती है, बट लंग्स के अंदर बीपीजी बढ़ने से या घटने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी इंक्रीज चाहे बीपीजी हो या डिक्रीज कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि वहां लंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बीपीजी बढ़ेगा तो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी कम, ना बीपीजी बढ़ेगा तो O2 की बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगा, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करने पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को भी
किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट पूछो, ठीक है, फिर आगे बढ़े हम। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। आज हम यही रोक रहे हैं भाई, ठीक है, 5:30 हो गए ना, तो यही रोक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन खत्म हो गया है, उसका एप्लीकेशन पार्ट जो भी था वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और उसका एप्लीकेशन पार्ट दोनों खत्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे नॉन हेम आयरन प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, नॉन हेम आयरन प्रोटीन, जिसमें हेम ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं हो, जिसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो, उसकी बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो भाई। नेहा, पिंकी, सुगंधा, शेख बेनजीर, कोमल, नीलम, ज्योति, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू, नो डाउट सर, नो डाउट सर, नो डाउट सर, ठीक है। तो हम भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, जब भी क्लास होती है तो भाई थोड़ा पढ़ लिया करो, देखो है, और इसको साथ में 1-1.5 पेज की बनेगी बस है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाद में आप सोचोगे कि भाई सर इसमें से जो कैसे इसकी थ्योरी को याद करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी थ्योरी और ज्यादा आती रहेगी, तो कैसे इस थ्योरी को याद करोगे। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट नोट्स से आपको सुबह शाम आधे घंटे देख लिया करो, पढ़ते वक्त, सोते टाइम में, और सुबह उठने के बाद देख लिया करो आधे घंटे बस, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स लगभग 1 से 2 पेज में बन जाएंगे, ठीक है। तो आप बस जो काम की बातें वो लिख लो और उनको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आगे एग्जाम के टाइम में काम आएंगे वो, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।